दोस्तों, जब जान बचाने की या फिर जिंदा रहने की बात आती है तो आप सबसे ज्यादा भरोसा किस पे करते हैं? जब आपको छोटा मोटा बुखार या कोई बड़ी बीमारी हो तो आप सबसे ज्यादा विश्वास किस पर करेंगे? जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर्स एंड नर्स ये ऐसे लोग हैं जिन पर हम आंख बंद करके भगवान से भी ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन क्या हो जब ये लोग जो हमारी जान के रखवाले हैं वही हमारी जान के दुश्मन बन जाए तो, हमारी जान जाने की वजह बन जाए तो? आज का जो केस है ये एक ऐसे ही नर्स के बारे में है जिसने 40 से ज्यादा पेशेंट्स को मारा था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन रिसर्चर्स का कहना है, जो इस केस को बहुत ही क्लोजली फॉलो कर रहे थे, उनका कहना है कि ये नंबर 40 नहीं 200 से ज्यादा भी हो सकता है। 200 से ज्यादा। डिस्क्लेमर, मैं कोई लाइसेंस्ड साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। मैंने इस केस के लिए काफ़ी रिसर्च करी है और उसी बेसिस पे आपको जो भी आगे मैं बताऊंगा वो सब उसी बेसिस पे होगा। एंड ऑल्सो 13 साल से कम उम्र के बच्चे अपने पेरेंट्स के सुपरविजन में ही ये केस देखें। तो दोस्तों, हमारे जो केसेस हैं, हम जो यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ये औरों के केसेस से थोड़े डिफरेंट होने वाले हैं, क्योंकि हम ये सारे केसेस एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कवर करेंगे। हम शुरुआत करेंगे चार्ल्स कलिन के बचपन से, फिर हम डिस्कस करेंगे उसकी साइकोलॉजी को कि ऐसा बचपन में उसके साथ में क्या हुआ कि वो एक सीरियल किलर या फिर साइकोपैथ में बदल गया। फिर हम आगे जाते हुए डिस्कस करेंगे कि उसने कितने मर्डर्स किए और कैसे किए, और लास्ट में हम जानेंगे कि उसके साथ में क्या हुआ। इस केस को हमने 2 पार्ट्स में कवर किया है क्योंकि इस केस में काफ़ी डिटेल्स हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप दूसरा पार्ट भी आके इसका जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्राइम केस की। चार्ल्स कलिन का जन्म फरवरी 22, 1960 को वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी में हुआ था। चार्ल्स के 7 सिबलिंग्स थे, जिनमें से उसके 2 भाई और 5 बहनें थी, एंड ही वॉज द यंगेस्ट एंड द 8th चाइल्ड ऑफ द फैमिली। उसके फादर का नाम एडमंड एंड मदर का नाम फ्लोरेंस था। उसकी फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली थी, जहां उसके फादर एक बस ड्राइवर थे और उसकी मदर एक होम मेकर थी जो घर पर रहकर ही बच्चों का ख्याल रखती थी। When Charles was just 7 months old, his father died at the age of 56, leaving his mother and his siblings to the welfare. इसके बाद चार्ल्स की मदर ने कुछ लोगों को डेट करने की दोबारा कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की क्योंकि वो जानती थी इससे चीजें खराब हो सकती हैं। चार्ल्स बताता है कि जो उसके दोनों भाई थे वो ड्रग एडिक्ट थे, एंड जो उनकी बहनें थी वो काफ़ी लड़कों के साथ में घर आया जाया करती थी, और वो लड़के चार्ल्स को कहीं ना कहीं बुली करते थे। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है चार्ल्स कलिन के सोशल आइसोलेशन की कहानी, जो शायद आगे जाकर कारण बनती है चार्ल्स के सीरियल किलर बनने का। चार्ल्स जब बड़ा हो रहा था तब ना ही उसकी लाइफ में कोई फादर का सपोर्ट था और ना ही कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी कि जिसको वो लुक फॉरवर्ड कर सकता था। जैसे कि उसके भाई ड्रग एडिक्ट्स थे एंड सिस्टर के बॉयफ्रेंड्स भी उसे बुली किया करते थे, तो शायद चार्ल्स ने इन्हीं कारणों की वजह से अपने आप को सबसे दूर कर लिया। चार्ल्स का कहना है कि वो उसकी मदर फादर की एक मिस्टेक थी, एन अनवांटेड चाइल्ड ऑफ द फैमिली। उसे लगता था कि वो अनवर्दी है। इन सब चीज़ों का असर चार्ल्स पर बचपन से ही पड़ना शुरू हो गया था, एंड फ्रॉम द अर्ली स्टेज ऑफ हिज लाइफ ओनली ही स्टार्टेड शोइंग द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड स्टार्टेड आइसोलेटिंग हिमसेल्फ। जब एक बच्चा बचपन से ही ऐसे इन्वायरमेंट में बड़ा हो रहा होता है तो अक्सर ऐसा होता है कि वो आगे चलकर कुछ ऐसा करे जो उसे नहीं करना चाहिए। चार्ल्स का जो चाइल्डहुड था वो इतना डिप्रेस्ड और इतना डार्क था कि उसने 9 साल की उम्र में ही अपना पहला सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी। उसने अपनी केमिस्ट्री लैब से कुछ केमिकल्स चुराए और उसको मिक्स करके पी लिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, चार्ल्स वहां पर बच गया। तो चार्ल्स ने अपने फर्स्ट सुसाइड अटेम्प्ट से कैसे कोप अप किया? पहला सुसाइड अटेम्प्ट के बाद चार्ल्स और भी डिप्रेस्ड होता चला गया और उसने अपने कुछ डार्क एस्पेक्ट्स डिस्कवर किए उसके राइटिंग्स के थ्रू। जब वो सिर्फ 11 साल का था, उसने 11 साल की उम्र में अपनी पहली बुक लिखी जिसका नाम था इन्फिनिटी ईयर्स विल नेवर नो। इस बुक में उसने बताया कि बड़े होते होते उसे रियलाइज हुआ है कि इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, दस द पॉइंट ऑफ लाइफ वॉज पैराडॉक्सिकल, जिसका मतलब ये है कि वो जी भी रहा है लेकिन वो जीना भी नहीं चाहता।
आगे चलकर चार्ल्स एक रशियन राइटर फ्योडर डास्टोयेव्स्की के राइटिंग से बहुत प्रभावित हुआ। उसकी फेवरेट नॉवल थी क्राइम एंड पनिशमेंट, जिसमें एक आदमी एक पावरफुल लेडी का मर्डर करता है और उसको ऐसे जस्टिफाई करता है कि वो औरत एक बुरी औरत थी, एक करप्ट औरत थी, तो उसने उस औरत को मारकर इस दुनिया का भला किया। उस कहानी का जो मेन किरदार था, उसका कहना था कि इस दुनिया को बुरे लोगों से मुक्त कर कर वो इस दुनिया में भलाई फैला रहा है। Maybe that's the reason from where Charles sought his validation. Charles was least interested in that part of the book where all the karmas come back on the protagonist. Maybe this could be the fuel for him and he murdered so many people later on. शायद उसका ये मानना था कि वो लोगों को मारकर इस दुनिया में भलाई कर रहा है। तो जैसे जैसे समय बीतता रहा, चार्ल्स की हालत और भी खराब होती गई। एक दिन 1977 में चार्ल्स को कुछ दोस्तों ने उसको पार्टी में बुलाया और पार्टी में बुलाकर उसको बहुत बुली किया। चार्ल्स ये जानता था वहां जाने से पहले ही कि उसको काफी बुली किया जाएगा, लेकिन इस दिन चार्ल्स के दिमाग में कुछ और ही प्लान था। वो अपने साथ एक रैट पॉइजन लेकर गया पार्टी में और उसने सभी की ड्रिंक को स्पाइक कर दिया। वहां पर जितने भी बच्चे थे वो थैंकफुली बच गए, लेकिन किसी का स्टमक खराब हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम्स हुई। चार्ल्स को लगा कि वो जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है, ऐसे बुली लोगों को मारकर वो इस दुनिया का भला कर रहा है। तो ये था चार्ल्स का पहला स्टेप और इसके बाद चार्ल्स ने कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा। 12 दिसंबर 1977 को चार्ल्स की मदर की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जो उसे एकदम तोड़ के रख देती है एंड उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी में लिटरली कुछ नहीं बचा। He was 18 now, officially an adult. उसकी मदर की डेथ के बाद कोई ऐसा नहीं था फैमिली में जो फैमिली को एक साथ जोड़कर रखे या फैमिली का फाइनेंशियली ध्यान रखे। अब चार्ल्स के पास ना तो किसी का सपोर्ट था और ना ही पैसे और ना ही क्वालिफिकेशन जिससे वो कोई नौकरी ढूंढ पाता। लेकिन 1978 में उसे यूएस मिलिट्री ज्वाइन करने का मौका मिला। So in 1978, he dropped out of high school to join US Navy, where he was trained as a ballistic technician from 1978 to 1979. उसकी जो जॉब थी वो काफ़ी जिम्मेदारी वाली थी। चार्ल्स का काम था मिसाइल्स एंड टॉर्पेडोज को शिप्स एंड सबमरीन्स में होते हुए उनको मॉनिटर करना। उसने वहाँ अपनी इतनी अच्छी इमेज बनाई एंड पूरी ईमानदारी के साथ काम किया, जिसकी वजह से उसे एक नई जिम्मेदारी दी गई। उसे जल्द ही पेटी ऑफिसर 3rd रैंक पर प्रमोट कर दिया गया, क्योंकि उसका पहले कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं था कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है या लोगों को पॉइजन करने की कोशिश की थी। चार्ल्स ने अपनी नेवी की जॉब बहुत ही अच्छे से की एंड 1979 में उसे यूएसएस वुड्रो विल्सन में ट्रांसफर कर दिया गया। विल्सन एक न्यूक्लियर सबमरीन थी। अब एक छोटे से सबमरीन में 24 घंटे रहना काफ़ी बार बोरिंग हो जाता है, तो चार्ल्स बताता है कि वहाँ के सोल्जर्स ने अपना एंटरटेनमेंट के लिए उसे अगेन बुली करना स्टार्ट कर दिया। ड्यू टू चार्ल्स पेल कम्प्लेक्शन दे स्टार्टेड कॉलिंग हिम फिश बेली। चार्ल्स का शांत नेचर होने की वजह से उसने कभी भी उन्हें पलटकर जवाब नहीं दिया, जिससे उन सबकी हिम्मत और बढ़ गई और वहाँ उसे रोज़ और भी ज़्यादा टॉर्चर करने लगे। इन सब चीज़ों से कोप अप करने के लिए अब चार्ल्स ने अल्कोहल का सहारा लेना शुरू कर दिया। तो यहाँ से शुरुआत होती है चार्ल्स के अल्कोहलिज्म की। चार्ल्स इतनी अल्कोहल कंज्यूम करने लग गया कि वो अपने ड्यूटी पर भी हमेशा अल्कोहल कंज्यूम करके जाता था, जिसकी वजह से उसे अब रोज सिवियर पनिशमेंट मिलने लगी। 1981 से 1984 में चार्ल्स ने बहुत बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से उसे बहुत बार मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट के पास भी भेजा गया। तो 6 साल यूएस नेवी में काम करने के बाद चार्ल्स को फाइनली डिस्चार्ज कर दिया गया एंड इसका रीज़न आज तक क्लियर नहीं है कि चार्ल्स को वहाँ से डिस्चार्ज क्यों किया गया। एंड अब चार्ल्स फाइनली 24 साल का था। अब एक बार फिर से चार्ल्स को पर्पस चाहिए था। अब एक बार फिर से उसे कुछ ऐसा ढूंढना था जिससे वो पैसे कमा सके। 1984 में माउंटेन साइड हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग न्यू जर्सी में चार्ल्स ने अपनी नर्सिंग की पढ़ाई शुरू की। एंड दोस्तों, ये वही जगह है जहां उसने मर्डर करने का सिलसिला शुरू किया एंड उसने अगले 16 सालों में 40 से ज़्यादा लोगों का मर्डर किया। इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में आगे चलकर कि सिलसिला कैसे शुरू हुआ। अपनी नर्सिंग कॉलेज की फ़ी पे करने के लिए उसने कई और जॉब्स करी और उसने कई रेस्टोरेंट्स में भी काम किया। उसका जो फेवरेट जगह थी वो थी रॉय रॉजर्स, क्योंकि वहाँ वो मिला था एड्रियन टेबल से। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन उस टाइम एड्रियन किसी और को डेट कर रही थी। पर जैसे ही एड्रियन का ब्रेकअप हुआ,
चार्ल्स ने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी एंड उसको प्रपोज कर दिया एंड 1987 में एड्रियन ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया और दोनों ने शादी कर ली। उसके कुछ टाइम बाद जून 1987 को चार्ल्स को सेंट बार्नबस हॉस्पिटल से क्रिटिकल केयर नर्स की जॉब ऑफर हुई एंड दोनों बहुत खुश थे कि वो अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। उसकी जो ड्यूटी थी वो बर्न यूनिट में थी एंड एड्रियन वॉज वर्किंग एज अ प्रोग्रामर फॉर अ लोकल टेक कंपनी। एड्रियन और चार्ल्स की शिफ्ट अलग अलग थी। एड्रियन दिन में काम करती थी और चार्ल्स रात में। दोनों की शादी का पहला साल तो अच्छा गुजरा, लेकिन दूसरा साल आते आते चार्ल्स के बिहेवियर में कुछ चेंजेस होने लगे एंड चार्ल्स स्टार्टेड टू ट्रीट एड्रियन नॉट एज हिज वाइफ बट एज अ कोहैबिटेंट। अब चार्ल्स घंटों घंटों अपने बेसमेंट में बैठा रहता और शराब पीता रहता, जिसकी वजह से चार्ल्स की हालत बहुत खराब हो गई थी। अब 1988 में चार्ल्स और एड्रियन को एक बेटी हुई, जिससे शुरुआत में तो चार्ल्स काफ़ी अटैच था, लेकिन बाद में जाकर उसकी उससे भी अटैचमेंट ख़त्म हो गई। और इस दौरान चार्ल्स की जो बीवी के साथ में अपनी अटैचमेंट थी, इमोशनल अटैचमेंट, वो भी बिल्कुल जा चुकी थी। 1998 में एक जज जिनका नाम जॉन यांग था, उन्हें सीवियर बर्न्स के कारण सेंट बर्नाबस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। चार्ल्स बर्न वार्ड में ही काम करता था एंड जब उसने देखा कि उस पेशेंट के साथ कोई नहीं है तो वो चुपचाप अंदर गया एंड उसने लाइडोकेन का इंजेक्शन उस जज के आईवी बैग में इंसर्ट कर दिया, जिसके कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, लाइडोकेन एक ऐसा ड्रग है जो बॉडी पार्ट्स नम करने के लिए यूज होता है एंड इससे हार्ट डिजीज ट्रीट करने के लिए भी यूज किया जाता है। लेकिन अगर इसे एक हाई डोसेज में लिया जाए तो ये ब्लड की टॉक्सिसिटी को बढ़ा देता है एंड पर्सन विल डाई विद इन फ्यू आवर्स। अब चार्ल्स कलिन एक मर्डरर बन चुका था एंड ये थॉट कि अब वो लोगों की लाइफ एंड डेथ कंट्रोल कर सकता है, इस थॉट ने उसे और एम्पावर किया, जिसकी वजह से चार्ल्स ने 11 और पेशेंट्स की जान ली। इन 11 पेशेंट्स को चार्ल्स ने लाइडोकेन से नहीं बल्कि इंसुलिन इंसर्ट करके मारा। वो इतनी इंसुलिन इंसर्ट कर देता था कि पेशेंट्स की शुगर लेवल एकदम ड्रॉप कर जाती थी और वो उसी टाइम मर जाते थे। अब चार्ल्स को मर्डर्स करने में मज़ा आने लगा। उसे ये लगने लगा कि ये लोग वैसे भी तो सफ़र कर ही रहे हैं हॉस्पिटल में, इससे अच्छा इनको मुक्ति देकर इनको मार देता हूँ। जो चार्ल्स के विक्टिम थे वो 60 साल या फिर 60 साल से ऊपर के थे, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो रिकवर हो रहे थे और थोड़े ही दिन में डिस्चार्ज भी होने वाले थे। तो सभी ऐसे लोग नहीं थे जो जिनकी कंडीशन एकदम सीवियर थी या फिर वो काफ़ी बीमार थे। लेकिन 1991 में सेंट बर्नाबस के डायरेक्टर को कुछ शक होने लगा कि एक साथ 11 लोगों की कैसे इंसुलिन ड्रॉप होने की वजह से मौत हो सकती है। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जहां ये सामने आया कि पेशेंट को ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन दी जा रही है, लेकिन उन्हें ये तो समझ में आ गया था कि ये कोई डेलिबरेटली कर रहा है, लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि इन सब के पीछे चार्ल्स का हाथ है। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स लोकल पुलिस के पास गए, लेकिन पुलिस से कुछ खास मदद नहीं मिल पाई क्योंकि सेंट बर्नाबस एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल था एंड कोई भी सॉलिड प्रूफ ना होने के कारण पुलिस ऐसे रेप्यूटेड हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सिस्टम पे एक्शन नहीं ले सकती थी। लेकिन हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने अपनी छानबीन जारी रखी एंड 1992 में उन्होंने चार्ल्स को एक पेशेंट के आईवी बैग में कुछ इंजेक्ट करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। उस दिन चार्ल्स के सारे गुनाह बाहर आ जाते और लोग उसके शिकार होने से बच सकते थे, लेकिन उसे पुलिस में देने की बजाय चार्ल्स को हॉस्पिटल से फायर कर दिया गया ताकि पब्लिक में ये बात ना फैले और हॉस्पिटल की बदनामी ना हो। इस घटना ने चार्ल्स को और हिम्मत दे दी और अब वो और कॉन्फिडेंट हो गया। 1 महीने बाद उसे वॉरेन हॉस्पिटल फिलिप्सबर्ग में एज अ कोरोनरी नर्स हायर किया गया और पूछे जाने पर कि उसने लास्ट जॉब क्यों छोड़ी, चार्ल्स ने कहा कि हॉस्पिटल में कोई इंटरनल डिस्प्यूट हुआ था एंड दे यूज्ड हिम एज अ स्केपगोट एंड सरप्राइजिंगली दे बिलीव्ड हिम एंड हायर्ड हिम विदाउट डूइंग हिज बैकग्राउंड चेक विद द प्रीवियस हॉस्पिटल्स। अब 1992 में चार्ल्स की दूसरी बेटी का जन्म हुआ। यहाँ पे भी वही हुआ कि चार्ल्स शुरुआत में तो बहुत अटैच था अपनी बेटी से, लेकिन कुछ समय बाद वो उसे भी अपनी वाइफ और दूसरी बेटी की तरह ही ट्रीट करने लगा। चार्ल्स पूरा टाइम अपनी बेसमेंट में ही रहता, ड्रिंक करता और फैमिली डॉग्स को अगवा करके बेसमेंट में लाकर उन्हें टॉर्चर करता, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करता। वो अपनी वाइफ को भी काफ़ी मारता था, जिससे तंग आकर फाइनली जनवरी 1993 में उसकी वाइफ ने उसके खिलाफ एक डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट की। पुलिस ने कंप्लेंट तो लिखी लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि उनका कहना था कि चार्ल्स ने कोई इमीडिएट हार्म नहीं पहुंचाया है।
लेकिन आगे चलकर सिर्फ 4 ही दिन बाद एड्रियन ने डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया, जिसमें ये कंप्लेंट एक टेस्टिमोनी की तरह काम करी एंड थोड़े समय बाद दोनों का डिवोर्स हो गया। चार्ल्स अब फिर से एक बार अकेला हो गया था एंड वो फिर से डिप्रेशन की ओर जा रहा था। 1993 में चार्ल्स ने एक बार फिर से सुसाइड करने की कोशिश करी पिल्स खाकर, लेकिन वो फिर से बच गया। अपने डिवोर्स के 1 हफ्ते बाद ही उसने अपना काम पर जाना शुरू कर दिया था, लेकिन यहाँ पर उसके कोवर्कर्स ने उसके रवैये में कुछ बर्ताव नोटिस किए, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि सबको लगा कि चार्ल्स का ब्रेकअप हुआ है, डिवोर्स हुआ है एंड ही इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। इसके बाद चार्ल्स ने अपने एक कोवर्कर मिशेल को डेट करने की कोशिश करी, लेकिन दोनों की बात आगे नहीं बढ़ पाई। अब 3 मार्च 1993 को चार्ल्स नए पेशेंट को अपना शिकार बनाता है, ल्यूसी मग, जो 90 साल की थी। चार्ल्स ने उनको डिजॉक्सिन नाम का ड्रग देकर उनकी जान ली। तो दोस्तों, डिजॉक्सिन एक ऐसा पावरफुल कार्डियक मेडिसिन है जिसके आप नॉर्मल टेस्ट में पता नहीं लगा सकते। ये पेशेंट की हार्ट एक्टिविटी को इतना इंक्रीज कर देता है कि हार्ट फेल होने से इंसान की मौत हो सकती है। चार्ल्स इस मर्डर के इल्जाम से तो बच जाता है, लेकिन सितंबर 1993 में उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, जब वो अपनी क्रश एंड फेलो नर्स मिशेल के घर आधी रात को चोरी छुपे खिड़की तोड़ के घुस जाता है। उससे काफी हैवी फाइन चार्ज करने के बाद चार्ल्स को छोड़ दिया जाता है। उसके अगले दिन ही चार्ल्स एक बार फिर से अपना सुसाइड अटेम्प्ट करता है, जिससे वो फिर बच निकलता है। सितंबर 1, 1993 को चार्ल्स को अपना अगला विक्टिम मिलता है, मैरी नटोली, जो 85 ईयर्स की थी एंड ही किल्ड मैरी विद डिजॉक्सिन ओवरडोज। फिर 1 महीना रुकने के बाद अक्टूबर 1993 में चार्ल्स एक और मर्डर करता है, हेलेन डीन का। हेलेन को हॉस्पिटल में ब्रेस्ट सर्जरी के लिए लाया गया था, जो कि एकदम सक्सेसफुल हुई। हेलेन अच्छे से रिकवर भी कर रही थी। जिस दिन हेलेन को डिस्चार्ज करना था, चार्ल्स उनके रूम में जाता है और वहां हेलेन का बेटा लैरी भी मौजूद होता है, जो चार्ल्स को देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि चार्ल्स उसकी मॉम का नर्स नहीं था। लेकिन चार्ल्स लैरी को बाहर जाने के लिए बोलता है क्योंकि उसे चेकअप करना है। लैरी भी बाहर चले जाता है एंड थोड़ी देर में उसकी मॉम को डिस्चार्ज करके वो जैसे ही घर पहुंचता है, उसकी मॉम को एकदम कार्डियक अरेस्ट होता है एंड शी डाइज ऑन द स्पॉट। लैरी ये सब देखकर बहुत गुस्सा होता है और वो वापस हॉस्पिटल जाता है और चार्ल्स के खिलाफ कंप्लेंट करता है। इस टाइम हॉस्पिटल उसकी कंप्लेंट को सीरियसली लेते हैं और वो चार्ल्स को बुलाकर उसके 2 लाई डिटेक्टर टेस्ट करते हैं, जो कि चार्ल्स दोनों ही पास कर लेता है। अब लैरी की मदर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई भी पॉइजन नहीं आता है, क्योंकि डिजॉक्सिन एक ऐसा ड्रग है जिसका नॉर्मल टेस्ट से पता नहीं लगाया जा सकता। वो सिर्फ डिजॉक्सिन के टेस्ट से ही पता लगाया जा सकता है। अब इस तरह चार्ल्स एक बार वहां से फिर छूट जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि चार्ल्स को स्टॉकिंग के लिए अरेस्ट करने के बाद और उस पे मर्डर इंक्वायरी होने के बाद भी हॉस्पिटल से नहीं निकाला जाता। इनफैक्ट वो आगे जाकर 1 दिसंबर 1993 को खुद से ही जॉब क्विट करता है, क्योंकि उसका कहना है कि वहां उसे कंफर्टेबल नहीं लग रहा। अब बात आती है अप्रैल 1994 की। चार्ल्स को हंटरडन मेडिकल सेंटर में दोबारा से एज अ नर्स की नौकरी मिल जाती है और वो 1 ही महीने के बाद आईसीयू में काम करने लगता है। यहाँ वो 2 साल तक चुपचाप रहकर काम करता है, एज अ लो प्रोफाइल काम करता है और अपने कलीग्स के बीच में अपना ट्रस्ट बिल्ड करता है। और इन 2 सालों में उसे बेस्ट नर्स का अवार्ड भी दिया जाता है उसकी एफिशिएंसी के लिए। इस दौरान उसका वहाँ एक मैरिड नर्स से अफेयर भी चलता है, लेकिन चार्ल्स ज्यादा टाइम तक चुप नहीं बैठ सकता था। उसे फिर से वो पावर, वो अथॉरिटी फील करनी थी जो उसे किसी की जान लेकर ही मिलती थी। So in 1996, from January to July, he killed 5 patients and he killed all of them with the same signature drug, digoxin. एंड एक दिन सडनली वो हंटरडन मेडिकल हॉस्पिटल भी क्विट कर देता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे डंप कर देती है। इसके बाद वो अक्टूबर 1996 में मॉरिस्टन मेमोरियल हॉस्पिटल ज्वाइन करता है, लेकिन वहाँ सिर्फ 2 महीने में ही उसकी खराब परफॉर्मेंस की वजह से उसे निकाल दिया जाता है। चार्ल्स एक बार फिर से सुसाइड अटेम्प्ट करता है और फिर से फेल हो जाता है। उसे कुछ टाइम रिहैब में रखा जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद चार्ल्स 1998 में लिबर्टी नर्सिंग होम एलन में काम करना शुरू कर देता है, जहाँ पे उसे अपना अगला शिकार ढूंढते हुए वक्त नहीं लगता। फ्रांसिस जे हेनरी, जिन्हें कार एक्सीडेंट के बाद रिहैब के लिए वहाँ रखा गया था। फ्रांसिस की नर्स का नाम पेप था, बट फ्रांसिस जिस आदमी के साथ अपना वार्ड शेयर कर रहा था, उस आदमी का नर्स चार्ल्स था।
पेप नोटिस करती है कि चार्ल्स फ्रांसिस के चार्ट्स को रोजाना देख रहा है और एक दिन फ्रांसिस को इंसुलिन ओवरडोज की वजह से वॉरेन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जिसके सिर्फ 11 दिन बाद ही उसकी मौत हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि इंसुलिन ओवरडोज होने की वजह से फ्रांसिस की जान गई है, तो हॉस्पिटल अथॉरिटीज पेप को क्वेश्चन करती है, जिससे वो साफ मना कर देती है कि उसने इंसुलिन नहीं दी। लेकिन वो बताती है कि उसने चार्ल्स को बहुत बार देखा है कमरे के अंदर बाहर आते हुए। लेकिन हॉस्पिटल अथॉरिटीज उसकी बात को अनसुनी कर देती है और उसको फायर कर देती हैं। इस डिसीजन से पेप बहुत ही हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं थे, बल्कि दूसरे हाथ में चार्ल्स के खिलाफ काफ़ी सबूत थे और उस पर मेडिसिन चोरी करने का इल्ज़ाम भी था, लेकिन फिर भी उससे बिल्कुल भी पूछताछ नहीं की जाती। इतना सब होने के बाद भी चार्ल्स को एक के बाद एक दूसरे हॉस्पिटल में नौकरी मिलती रही। उसका कभी बैकग्राउंड चेक भी नहीं किया गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय यूएस में नर्सिस की काफ़ी कमी थी और ऐसे नर्सिस के ऊपर इल्ज़ाम लगाना या फिर हॉस्पिटल के ऊपर इल्ज़ाम लगाना एक बहुत बड़ी बात हो सकती थी। एंड हॉस्पिटल्स को भी इससे बहुत बड़े फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते थे। दैट्स वाई दे चूज टू रिमेन साइलेंट। नर्सिंग होम में 5 महीने काम करने के बाद चार्ल्स को प्रोटोकॉल्स तोड़ने की वजह से वहां से भी निकाल दिया जाता है। चार्ल्स की कंप्लेंट स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट में भी की जाती है, लेकिन वहां से भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो एक बार चार्ल्स फिर से बच निकलता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का एपिसोड। तो अगले एपिसोड में हम लोग ये कवर करेंगे कि कैसे चार्ल्स ने ना ही सिर्फ बुजुर्गों को मारा, बल्कि वो इतना बेखौफ हो गया था कि उसने एक 22 साल के लड़के को भी अपना शिकार बनाया। और हम बात करेंगे चार्ल्स कैसे पकड़ा गया और उसकी सेंटेंस के बारे में और उसके ट्रायल्स के बारे में। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा और आप कितने एक्साइटेड है इसके नेक्स्ट एपिसोड के आने के लिए। और आपसे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल नया है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। जैसे आपने मुझे मेरी पिछली वीडियो में प्यार दिया था, उससे भी ज़्यादा प्यार देना। सो अभी के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।